हेलो 3N फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो फटाफट से अपने वीडियो को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार देना। जिसने हमारे नए ब्लॉग वाले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ और अभी कभी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि यह एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम पिछला एपिसोड रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा हुआ होता है कि जो एन फैंग क्लेन के अंदर होता है, वहाँ पे एक बंदा होता है माओ जून, जो कि 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट का था। जिसके बाद उनके बीच का कुछ कन्वर्सेशन होता है, जहाँ जियोयान माओ जी उनके मजाक उड़ाए जाने पर अपनी हेवनली फ्लेम को शो करके दिखाता है कि वो उस पॉइजन को सॉल्व कर सकता है। जियोयान की हेवनली फ्लेम को देखकर माओ जून के तो होश ही उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि सभी लोग शॉक होते हैं। जिसके बाद माओ जून भागता है, लेकिन वो फैंग जी कॉन्ग के बॉडी के पॉइजन को ब्लास्ट करा देता है। साथ ही यहाँ पे हमें फिर कुछ मिनट अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाती है जियोयान और फैंग क्लेन के लोगों के बीच में, जहाँ पे वो सभी लोग जियोयान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ अपने एंसेस्टर जियो जुआन के फ्लक्चुएशन के साथ और एक ही लंबे चौड़े फटके के साथ उन सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं। जिसके बाद जियोयान फैंग ची को लिटिल फेयर डॉक्टर से माफी मांगने के लिए कहता है और उस बंदे को माफी मांगनी भी पड़ती है। इसके बाद हमने देखा हुआ होता है कि वो जियोयान से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बेटे की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जहाँ जियोयान उसके बेटे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाता है। लेकिन ये देखकर सरप्राइज होता है कि इसकी बॉडी का पॉइजन काफी स्पीडली बढ़ रहा है, जो देखकर जियोयान कहता है ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। और यही मैंने पिछला एपिसोड एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस टाइम पे जियोयान ने अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके फैंग जी कॉन्ग की बॉडी के कुछ पार्ट में हेवनली फ्लेम को इंजेक्ट कर दिया था, जो कि फायर जियोयान को फैलने से रोक रही होती है। लेकिन जियोयान को पता था कि उसे अब ये पॉइजन पूरी तरीके से हटाना होगा, क्योंकि जब तक थोड़ा सा भी पॉइजन बचा रहेगा ये प्रॉब्लम को क्रिएट करता रहेगा। साथ ही जियोयान ने फील किया था कि ये पॉइजन उसके ऊपर भी अटैक कर रहा है और ये पॉइजन नॉर्मल पॉइजन से काफी ज्यादा अलग है। साथ ही जियोयान एक चीज और भी समझ गया था कि इस पॉइजन को क्रिएट किया होगा उस पर्सन ने जिसे पॉइजन की काफी अच्छी समझ होनी चाहिए, और वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता, बल्कि पॉइजन को लेकर उसकी समझ काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस टाइम पे जियोयान को फैंग जी कॉन्ग की बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए फैंग ची ने तुरंत ही पूरे आंगन को खाली करा दिया था और किसी को भी उस आंगन और घर के अंदर एंटर होने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि फैमिली के 3 एल्डर भी वहाँ पे नहीं आ पाए थे। हालांकि लुओ जिन और बाकी लोगों का सवाल था तो वो जियोयान को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में थे, लेकिन फैंग ची से रिक्वेस्ट करने के बाद वो केवल दरवाजे तक ही आ पाए थे। इस टाइम पे उस रूम के अंदर जियोयान ने भी अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था और उसकी स्ट्रेंज फायर ने पूरी तरीके से फैंग जी कॉन्ग की बॉडी को घेर लिया होता है। हालांकि जियोयान का मेथड तो बिल्कुल सेम था, लेकिन पॉइजन दोनों तरीके से अलग था। पिछली बार का पॉइजन इतना दबंग नहीं था जितना कि इस बार का था, जिसके कारण ये प्रोसीजर काफी ज्यादा स्लो हो गया था। साथ ही ये पॉइजन जियोयान की हेवनली फ्लेम से लड़ भी रहा था और जियोयान की स्पिरिचुअल पावर को भी इफेक्टिव कर रहा था। हालांकि ये थोड़ा थोड़ा पॉइजन जियोयान के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं था, लेकिन जियोयान को नहीं पता था कि प्रोसेस कितनी लंबी होने वाली है और इस चक्कर में जियोयान की बॉडी के अंदर कितना ज्यादा पॉइजन चला जाएगा। हालांकि यहाँ पे जियोयान को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि जियोयान को लग रहा होता है कि सब कुछ सही है और जियोयान को फैंग जी कॉन्ग की बॉडी से पॉइजन को निकालने में लगभग 3 दिनों का टाइम लगता है। और लगभग 3 दिनों की प्रोसेस के बाद जियोयान ने फैंग जी कॉन्ग की बॉडी से पॉइजन पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया था। और इस टाइम पे फैंग जी कॉन्ग, जो की एक मरे हुए पर्सन की तरह था, पूरी तरीके से नॉर्मल होता है। साथ ही इस टाइम पे फैंग जी कॉन्ग काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन अफसोस की बात थी कि वो अभी भी गहरी नींद में था। इस टाइम पे फैंग ची भी कमरे के बाहर जियोयान की खुशखबरी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने जब फील किया था कि फैंग जी कॉन्ग की बॉडी से पॉइजन कम हो रहा है तो उसने वो रूम छोड़ दिया था ताकि वो जियोयान को डिस्टर्ब ना करे। हालांकि आज फैंग जी कॉन्ग की बॉडी से तो जियोयान ने पॉइजन पूरी तरीके से हटा दिया था, लेकिन जियोयान की बॉडी परेशानी में होती है, क्योंकि जियोयान की जो जिनसेनकुई थी इन 3 दिनों के दौरान बहुत ज्यादा यूज हो गई थी और उसकी पूरी जिनसेनकुई का लगभग 20% पार्ट जियोयान की बॉडी में था। हालांकि जियोयान को पता था कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबी थी और इसमें थोड़ी मेहनत थी, लेकिन जियोयान को भरोसा नहीं था कि इस पॉइजन को रिफाइन करने के लिए उसे इतनी ज्यादा जिनसेनकुई का यूज करना पड़ेगा। साथ ही इस टाइम पे जियोयान के होंठ व्हाइट हो चुके होते हैं और हालत काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी, जिसके कारण जियोयान थोड़ा सा अपसेंट सा फील करता है और खुद से ही कहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और इसके बाद जियोयान को लगता है जैसे कुछ गलत हो और वो तुरंत ही अपनी बॉडी को खींचकर अपनी बची हुई जिनसेनकुई को तुरंत ही एक्टिवेट करता है। और इसके बाद जियोयान ये जानकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि एक बॉल के आकार का ब्लैक पॉइजन का ग्रुप जियोयान के डुइकुई वॉर्टेक्स के अंदर है। साथ ही जियोयान के सबसे इंपॉर्टेंट क्वी मेरिडियंस पर भी उसने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण जियोयान अपनी डुइकुई को और जिनसेनकुई को एक्टिवेट ही नहीं कर सकता, न ही उनका यूज कर सकता है। हालांकि इससे पहले कि जियोयान कुछ कर पाता, अचानक ही उसकी पलकें भारी हो जाती हैं और वो कमरे की फर्श पे गिर जाता है। इस टाइम पे लुओ जिन, बाई हुआ, बाकी सभी लोग दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। साथ ही साथ लिटिल फेयर डॉक्टर भी उसी दरवाजे के बाहर खड़ी थी और काफी ज्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से याद था जियोयान ने फैंग जी कॉन्ग की कलाई तक छूने से उसे मना किया था, जिसका मतलब था कि वो पॉइजन सच में काफी खराब था। और इस टाइम पे लिटिल फेयर डॉक्टर को अपने दिल में काफी कुछ गलत लग रहा होता है और दिल में जियोयान की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि
तभी अचानक एक टकराने की आवाज सुनाई देती है जो कि तेज बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि लुओ जिन और बाकी किसी को भी यह सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ये आवाज लिटिल फेट डॉक्टर के कान में जाती है वो तुरंत ही अपने सामने के दरवाजे को ओपन कर देती है और वो सामने देखती तो जोयान कमरे में बेहोश पड़ा हुआ होता है। ये देखकर लिटिल फेट डॉक्टर तुरंत ही कहती जोयान, और लिटिल फेट डॉक्टर की आवाज को सुनकर तुरंत ही सभी लोग तुरंत ही उस रूम की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि इस टाइम पे लिटिल फेट डॉक्टर की चिंता से भरी दो आंखें जोयान को ही देख रही होती है, जिसकी पूरी बॉडी ब्राउन और व्हाइट हो गई होती है। और जोयान की ऐसी हालत को देखकर लिटिल फेट डॉक्टर के दिल में तो बिजलियां गिरने लगती हैं, क्योंकि उसे पता था कि जोयान की बॉडी में काफी हैवीली पॉइजन ने अटैक किया है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि तभी लुओ जिन कहता है क्या हुआ, जोयान को कुछ हुआ है, और इसके बाद वो पूरा ही ग्रुप लिटिल फेट डॉक्टर को घेर लेता है। हालांकि तभी बाई हुआ जोयान की कलाई को पकड़कर तुरंत ही जांच करने लगता है तो उसके फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और इसके बाद वो कहता है ये तो वास्तव में पॉइजन है। तभी लुओ जिन कहता है ये कैसे हो सकता है, वो तो पॉइजन हटाने के लिए गया था और उसके पास तो हेवनली फ्लेम भी है, फिर ये पॉइजन उसकी बॉडी में कैसे आ सकता है। तभी लिटिल फेट डॉक्टर कहती है जिस पर्सन ने ये पॉइजन बनाया है उसकी पावर जोयान से काफी ज्यादा है। हालांकि जोयान के पास हेवनली फ्लेम और उसने जोयान को प्रोटेक्ट किया है और काफी सारे पॉइजन को हटा दिया है, लेकिन इस पॉइजन को हेवनली फ्लेम भी पूरी तरीके से हटा नहीं पा रही, क्योंकि ये पॉइजन उस ओनर के कल्टीवेशन का एक पार्ट है और जब तक जोयान की पावर पावरफुल नहीं होती तब तक जोयान इसे पूरी तरीके से रिफाइन नहीं कर पाएगा और इस पॉइजन को हटाने के लिए हम, और इतना कहने के बाद लिटिल फेट डॉक्टर रुक जाती है। लिटिल फेट डॉक्टर की बात को सुनकर सभी के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था ये पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक है और जब तक इसका एंटीडोट नहीं मिल जाता तब तक ये जहर किसी की भी जान ले सकता है। हालांकि तभी रूम के बाहर से आवाज आती है मिस्टर जोयान, मेरा बेटा कैसा है, क्या उसकी बॉडी के पॉइजन को ठीक कर दिया गया है आपकी द्वारा। इस टाइम पे फेंगची काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसका बेटा बच गया है, लेकिन वो जैसे ही कमरे के अंदर इंटर होता है और लुओ जिन और सभी लोग के ग्रुप को देखता है तो अचानक ही उसे कुछ गलत लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है कांग यार, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं उसके बेटे को कुछ ना हुआ हो। हालांकि जैसे ही फेंगची जोयान को देखता है जो कि प्रेजेंट टाइम पे लिटिल फेट डॉक्टर की गोद में होता है तो वो तुरंत ही आनंद फानंद में अपने बेटे के पास जाता है और उसकी कलाई पकड़ता है। तभी लिटिल फेट डॉक्टर कहती है चिंता मत करो, वो अब ठीक है। लिटिल फेट डॉक्टर की आवाज को सुनकर फेंगची तुरंत ही अजीब तरीके से लिटिल फेट डॉक्टर को कहता है देखता है, साथ ही वो काफी हैरान भी था। हालांकि उस दिन उसने जीकोंग की रक्षा करने के लिए लिटिल फेट डॉक्टर से माफी मांगी थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि लिटिल फेट डॉक्टर उसके सामने ऐसे बात कर सकती हो, और उसे पता भी था कि लिटिल फेट डॉक्टर ये बात अपने दिल में जानती है, फिर भी उसने आज ऐसा कुछ कहा था और उससे बात की थी। फेंगची इस बात से सरप्राइज होता है। हालांकि लिटिल फेट डॉक्टर ने जो कहा हुआ होता है वो गलत नहीं था, क्योंकि फेंग जीकोंग की बॉडी में पॉइजन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया था और वो बस अभी बेहोश था। हालांकि अपने बेटे को ठीक होता देखकर फेंगची खुश होता है, लेकिन तुरंत ही कहता है मिस्टर जोयान को क्या हुआ, और इसके बाद वो जोयान को देखता है जो कि लिटिल फेट डॉक्टर की बाहों में होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जोयान को क्या हुआ। और यहाँ की हलचल को देखकर तो वो इसलिए भागते हुए आए क्योंकि उसे लगा था कि कहीं उसके बेटे को ना कुछ हुआ हो। भला वो जोयान के बारे में जानने के मूड में कैसे हो सकता था, क्योंकि उसे तो पता था कि जोयान के पास हेवनली फ्लेम थी। तभी बाई हुआ कहता है ये पॉइजन है। ये सुनकर फेंगची तुरंत ही कहता पॉइजन, लेकिन उसके पास तो हेवनली फ्लेम है, उसे पॉइजन कैसे दिया जा सकता है। तभी बाई हुआ कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि इस पॉइजन के साथ क्या हो रहा है, इसे उसकी बॉडी में ट्रांसफर क्यों किया गया है और इस जहर को किसने बनाया है। लेने ने कहा था कि तुम्हारे बेटे को पॉइजन जंगल में किसी मैजिकल बीस्ट के काटने पे आया था, लेकिन ये अजीब जहर जो आपकी बेटे की बॉडी में था ये किसी भी मैजिकल बीस्ट के अंदर नहीं होता। आखिरकार क्या चल रहा है। और इतना कहने के बाद बाई हुआ तुरंत ही खड़ा होता है और बिना किसी रिस्पेक्ट और डर के सीधा ही फेंगची की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर फेंगची तुरंत ही कहता है ये लड़का, उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के स्टेज पर होने के बाद भी बाई हुआ इतना ज्यादा दबंग तरीके से उसके साथ ट्रीट होगा। इसीलिए फेंगची तुरंत ही कहता है तुम केवल ओरिजिन रिटर्निंग लेवल, ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लेट स्टेज पर हो, तुम वास्तव में मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने ऑरे को बाहर निकालता है और बाई हुआ को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है लड़के अगर अगली बार तुम किसी से बात करना तो उसकी पोजीशन के बारे में भी याद रखना। हालांकि तभी अचानक एक आवाज पीछे से आती है आप केवल एक ओरिजिन किंग है, क्या आपको लगता है कि आपके पास इतनी बड़ी हैसियत है। और ये वॉइस लुओ जिन की थी जो कि इस टाइम पे पूरी तरीके से बौखलाया हुआ होता है। और इसके बाद वो फेंगची को देखता है। लुओ जिन की बात को सुनकर फेंगची पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था ये दोनों ही लोग उसके लिए अननोन है, लेकिन वास्तव में ये इतने ज्यादा दबंग और ईगोफुल कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इनके पीछे कोई सुपर सेक्ट हो। और ये सोचकर ही फेंगची अचानक दिल में कुछ सोचता है। आखिरकार उसे पता था कि जोयान के ग्रुप में चाहे वो जोयान हो या झोंगताई दोनों ही काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे, जिसमें से एक तो अल्केमिस्ट अलायंस के मेंबर भी थे, जिसके कारण वो तुरंत ही समझ जाता है कि जोयान के साथ बाकी लोग नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन ऐसा होने के बाद भी फेंगची ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था कि एक ओरिजिन किंग लेवल का पर्सन दो ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट के साथ इस तरीके से ट्रीट हो। आखिरकार बाहर के लोग अगर ये सुनेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा डाउन हो सकती थी। हालांकि फेंगची बोलने ही वाला था कि तभी लिटिल फेट डॉक्टर की आवाज आती है पर्याप्त,
तुम सब बाहर निकल जाओ। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुन फेंग ची, जिसे उसे डांटना चाहिए था और अपने औरे से दबाना चाहिए था, जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में देखता है जिनमें पूरी तरीके से आग जल रही होती है, तो वो तुरंत ही अपने दिल में ठंडक फील करता है और वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता तो है लेकिन कुछ भी नहीं कहता और तुरंत ही बाहर चला जाता है। हालांकि वो बाहर निकलने ही वाला था कि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे रोकती है और अपने दिल में दबा हुआ गुस्सा तुरंत ही इकट्ठा होता है। इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही फेंग जी कॉन्ग की तरफ इशारा करती है। ये देखकर फेंग जी तुरंत ही अपने दांत पीसता है और फेंग जी कॉन्ग को बिस्तर से उठाकर तुरंत ही बाहर चला जाता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, लड़की ध्यान से सुनो, मैंने अभी तक तुम्हें नहीं डांटा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ और साथ ही साथ जियोयान ने मेरे बेटों को भी बचाया है। हालांकि अगली बार होगा तो तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जाओ। ये सुनकर उसका चेहरा उदास हो जाता है और तुरंत ही गुस्से से वो बाहर चला जाता है। उसके बाद लुओ जिन और बाईहुआ झुकते हैं और बेहोश जियोयान को उठाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं और इसके बाद वे सभी लोग झोंकताई के साथ उस रूम से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद उस रूम में पलक झपकते केवल जियोयान और लिटिल फेरी डॉक्टर थे। इस टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ही अपने सामने जियोयान को देखती है तो उसके दिल में काफी ज्यादा दर्द होता है क्योंकि उसने देखा था कि जियोयान की आंखें बंद थी और चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया था और लिटिल फेरी डॉक्टर को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तुरंत ही जियोयान के चेहरे से पसीने को पोंछती और इसके बाद जियोयान के हाथ को पकड़ लेती है और इसके बाद जियोयान को देखने लगती है और साथ ही उसे जियोयान के वो वर्ड्स याद आने लगते हैं जो कि जियोयान ने कहे थे कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं। और यही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मन ही मन बुदबुदाती है और इसके बाद जियोयान की बॉडी के पॉइजन को फील करने लगती है। लिटिल फेरी डॉक्टर फील कर सकती थी कि ये पॉइजन जियोयान के डुइकुई वर्टेक्स पे कब्जा कर चुका है और इस टाइम पे जियोयान अपनी डुइकुई और जिनसेनकुई को भी इकट्ठा नहीं कर पा रहा, जिसके कारण हेवनली फ्लेम ने भी अटैक करने की स्ट्रेंथ को खो दिया है और इस टाइम पे ये पॉइजन जियोयान के एक्यूपंक्चर पॉइंट पे भी कब्जा करता जा रहा था। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर इस पॉइजन को रोकने के लिए अपनी डुइकुई का यूज करती है लेकिन वो पाती है कि यह पॉइजन उसकी डुइकुई से बिल्कुल भी नहीं डरता और ये बात बिल्कुल वैसी थी जैसी जियोयान ने कही थी कि वो अपने प्रेजेंट टाइम के कल्टीवेशन के साथ इस पॉइजन से नहीं निपट सकती। आखिरकार ये पॉइजन जिनसेनकुई को भी अब्सॉर्ब कर सकता था तो डुइकुई की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर भी समझ जाती है कि वो इस पॉइजन को निकालने में कैपेबल नहीं है, इसीलिए तुरंत ही वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करती है और जियोयान की बॉडी के पॉइजन को कंट्रोल करने लगती है और इस टाइम पे वो पॉइजन लिटिल फेरी डॉक्टर की डायरेक्शन से ही फ्लो होने लगा था। साथ ही साथ लिटिल फेरी डॉक्टर के पास तो पहले से ही पॉइजन बॉडी थी, इसीलिए उसे पॉइजन से डरने की तो जरूरत ही नहीं थी। आखिरकार पॉइजन तो उसकी पावर बढ़ाने के लिए सबसे नेचुरल चीजों में से एक था, जिसके कारण लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर तेजी से बढ़ सकती थी। और सबसे डरावनी चीज कि इस पॉइजन का लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं पड़ने वाला था। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर इस तरीके से जियोयान की बॉडी को पॉइजन को कंट्रोल करके धीरे धीरे अपनी बॉडी में ले तो रही थी, लेकिन ये पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था क्योंकि यह पॉइजन काफी स्पीड से बढ़ रहा था जबकि ट्रांसफर काफी ज्यादा स्लो हो रहा था, जिसके कारण ये जियोयान की बॉडी में फैलता ही जा रहा होता है और इसने जिनसेनकुई को भी पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया था और बस अब जिनसेनकुई थोड़ी बहुत ही बची थी। और एक बार जब ये जियोयान की जिनसेनकुई को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता तो अगली बारी होती जियोयान की सोल की, और अगर एक बार ये पॉइजन जियोयान की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता तो फिर जियोयान को बचाने के कोई भी तरीके काम नहीं आते। और लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ये सोचती है तो काफी ज्यादा डर जाती है। आखिरकार उसने एक तरीके को यूज करके देख लिया था जिससे उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला था, इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही कहती है वो फुल पॉइजन बॉडी एक्टिवेट। और इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर के फोरहेड में अचानक ही पर्पल ब्लैक कलर की मिस्टीरियस लाइनें दिखाई देने लगती हैं और उसके ब्लैक कलर के हेयर तुरंत ही व्हाइट हो जाते हैं और इसके बाद पॉइजन को अब्सॉर्ब करने की उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन जहर के फैलने की स्पीड अभी भी इससे ज्यादा थी, जिसके कारण इससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है ये भी काम नहीं आएगा और इसके बाद वो जियोयान को देखने लगती है और काफी ज्यादा कुछ सोचती है और इस टाइम पे उसके होंठ खुले हुए होते हैं और वो हिचकिचा रही थी। उसे पता था कि वो इस पॉइजन को और देर तक फैलने नहीं दे सकती और इस टाइम पे उसे जियोयान की बॉडी से ये पॉइजन काफी स्पीड के साथ निकालना था, इसीलिए वो तुरंत ही कहती है ऐसा करने का अब केवल एक ही तरीका है। और इसके बाद वो तुरंत ही जियोयान के हाथ को वापस छोड़ देती है और जैसे ही जियोयान को देखती है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से रेड हो जाता है और पूरी बॉडी कांपने लगती है और इसके बाद वो तुरंत ही झुकती है और उसके होंठ थोड़ा सा कांपते हुए और लालच भरी नजरों से और काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से डरते डरते जियोयान के होंठों पे जाकर गिरते हैं। देख रहे हो भाई, इस बंदी को पता है कि इस बंदे की 2 बीवियां हैं, एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी बंदी कंट्रोल नहीं कर पा रही। चल दो चाइना चलते हैं। कौन कौन मेरे साथ चाइना चलना चलता है? चलो अपन भी चलते हैं, इंडिया में गुजारा नहीं हो रहा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। लिटिल फेरी डॉक्टर के होंठ जियोयान के होंठ से टच होते हैं और जियोयान की बॉडी का पॉइजन काफी स्पीड के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में ट्रांसफर होने लगता है और इसके बाद 3 दिन बीत गए होते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट किस इन द वर्ल्ड। 3 दिन तक कौन किस करता है भाई? लगता है खुशखबरी मिलने वाली है। इस टाइम पे 3 दिन बीत गए होते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर आखिरकार जियोयान के रूम से बाहर निकलती है और इस टाइम पे हर कोई लिटिल फेरी डॉक्टर
के सुंदर चेहरे को देख सकता था जो कि रेड कलर से साइन हो रहा था। साथ ही उसके चेहरे के बाल थोड़े से अस्त व्यस्त दिखाई देते हैं। ये देखकर लुओजिन और बाकी लोग कुछ सेंस तो करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, इसीलिए तुरंत ही एक दूसरे को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर से जुआन के बारे में पूछते हैं, ना कि ये पूछते हैं कि आखिरकार क्या किया। जिसके बाद वो तुरंत ही कमरे में एंटर होते हैं तो देखते हैं जुआन अधनंगा पड़ा हुआ होता है बिस्तर पे, सॉरी पालथी मार के बैठा हुआ होता है और धीरे धीरे अपनी ओरिजिन को गैदर कर रहा होता है। लेकिन लोगों के ग्रुप को अंदर आते हुए देखकर जुआन की आंखें तुरंत ही ओपन हो जाती हैं और इसके बाद लुओजिन और वाई हुआ को देखता है और उनकी जब इस तरीके की अजीब नजरों को जुआन फील करता है तो वो कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाता। ये देखकर लुओजिन तुरंत ही जुआन के पास पहुंचता है और उसके कंधे को थपथपाता है और इसके बाद जुआन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है कि वो कैसा है। और जब उन्हें पता चलता है कि जुआन की बॉडी के पॉइजन का ये जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका, तब जाकर ये थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। जिसके 4 घंटे बाद जुआन का ये ग्रुप फेंग ची और फेंग क्लैन के एक बड़े हॉल में खड़ा हुआ होता है। वहाँ पे फेंग जियोंग भी मौजूद थे। इस टाइम पे फेंग जियोंग जुआन को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। हालांकि उसे पूरी तरीके से सब कुछ याद नहीं था, लेकिन कुछ चीजें अभी भी उसे याद थी। हालांकि जुआन को फेंग ची तो पसंद नहीं आया था, लेकिन फेंग जी कॉन्ग से जुआन को ऐसी भी कोई भी फीलिंग नहीं थी। न ही जुआन को फेंग ची में कुछ गलत फील होता, क्योंकि उसने काफी ज्यादा ईमानदारी के साथ जुआन को धन्यवाद दिया था। इसीलिए जुआन एक स्माइल के साथ अपना सिर हिला देता है और अपनी पावर के साथ उसे उठने में हेल्प करता है। और इसके बाद जुआन कहता है, यंग मास्टर फेंग, आपको पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपके फादर से प्रॉमिस किया था, इसीलिए मुझे आपके जीवन को बचाने की पूरी कोशिश करनी थी। क्योंकि अब आप ठीक हैं तो मैं टेंशन फ्री हो सकता हूँ। इस टाइम पे पॉइजन निकाल देने के कारण फेंग जीकोंग की बॉडी में काफी सारे चेंजेस आए थे। उस टाइम पे उसका फूला हुआ शरीर थोड़ा सा दुबला पतला हो गया था, उसका ऑरा काफी ज्यादा तेज था और स्किन काफी ग्लो कर रही होती है। और इस टाइम पे फेंग जीकोंग पूरी तरीके से एक अलग पर्सन की तरह था। तभी फेंग जीकोंग जुआन की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सुना था मिस्टर जुआन ने मुझे बचाने के लिए खुद को पॉइजन से इन्फेक्टेड कर लिया था, जिसके कारण मैं अपने दिल में काफी ज्यादा दोषी फील कर रहा था। हालांकि मैं आपसे मिलने आना चाहता था, लेकिन आपके इन फ्रेंडों ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया था। और इस टाइम पे अपोलोजिस्टिक तरीके से फेंग जीकोंग जुआन की तरफ देखता है। तभी जुआन कहता है, यंग मास्टर फेंग, मैं आपकी चिंता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, क्या अब मैं ठीक नहीं लग रहा। और इसके बाद जुआन तुरंत ही अपने आंखों के कोने से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है। और लिटिल फेरी डॉक्टर जब जुआन की बात सुनती है और जुआन की तरफ देखती है तो वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाती कि पिछले 3 दिनों में उनके बीच क्या हुआ था। और ये जैसे ही वो सोचती है तो उसके गाल पलक झपकते ही लाल हो जाते हैं। राइटर, ये गलत बात है। नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। एक किस बोल के बंदे ने 3 दिन गायब कर दिए। हमको भी जानना है क्या हुआ था। किसको किसको जानना है क्या हुआ था। हमारी मांगे पूरी करो, बोलना पड़ेगा राइटर से। भाई यार, ये तो 3 दिन गायब कर दिए इसने। चलो आगे। हालांकि तभी फेंग चीफ की सीट से खड़ा होता है और जुआन की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर जुआन, ये अच्छा है कि आप ठीक हैं और ये वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है जो कि आपने पहले इकट्ठा करने के लिए कहे थे। मैंने किसी को इन्हें आपके लिए स्टोरेज रिंग में रखने के लिए कहा है। और इसके बाद एक ट्री जुआन के सामने लाई जाती है जिसमें एक स्टोरेज रिंग होती है। जुआन तुरंत ही उस स्टोरेज रिंग को उठाता है, उसके अंदर के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को चेक करता है। और जब जुआन देखता है कि सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट वही है तो तुरंत ही रिलैक्स होता है। और इसके बाद तुरंत ही कहता है, पैट्रियट फेंग को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अब जबकि यंग मास्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो मुझे लगता है कि अब हमारे जाने का टाइम है। और जुआन की बात सुनते ही लुओजिन और बाकी के सभी लोग भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही फेंग ची के फेंग क्लैन को छोड़ना चाहते थे। जुआन की बात को सुनकर फेंग ची तुरंत ही कहता है, ओह इतनी जल्दी। मिस्टर जुआन और बाकी सभी लोग अभी अभी तो एक्सट्रीम साउथ आए हैं, साथ ही आपने फेंग फैमिली की इतनी बड़ी हेल्प की है, साथ ही मैं आपकी मेहमान नवाजी भी अच्छे से नहीं कर पाया और आप जा रहे हैं। वो इस टाइम पे काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि वास्तव में जुआन का ग्रुप निकलने वाला है। इस टाइम पे जुआन ने सिर्फ फेंग जीकोंग की बॉडी से पॉइजन को ही पूरी तरीके से निकाला था। साथ ही उसने फेंग फैमिली से मिरर ब्रेक थ्रू पिल के लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मांगे थे जो कि 30 सेट थे। हालांकि ये 30 सेट कोई ज्यादा बड़ी कीमत नहीं थी फेंग फैमिली के लिए, और उन्हें पता था कि जुआन जब तक उनकी हेल्प कर सकता है वो ऐसे चीजों को दे सकते थे। हालांकि उन्हें भरोसा नहीं था कि जुआन इतनी जल्दी इन चीजों को निपटा देगा। इसलिए जुआन कहता है, हालांकि फैमिली हेड, मैं आपकी बात का सराहना करता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी भी काफी सारी चीजें हैं। हमारे लिए यहाँ रुकना अब पॉसिबल नहीं है। अगर एक और मौका मिला तो हम निश्चित तौर पर यहाँ पे फिर आएंगे। ये सुनकर फेंग ची तुरंत ही कहता है, ये अच्छा है कि हम फिर मिलेंगे। अगर किस्मत मिली तो हम हो सकता है जरूर मिले। हालांकि मुझे अभी भी नहीं पता कि मिस्टर जुआन एक्सट्रीम साउथ में कहाँ जा रहे हैं। मैं बस थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा पूछा। तभी जुआन तुरंत ही कहता है, हम बर्निंग फ्लेम वैली जा रहे हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पे सेक्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। हम बस मस्ती करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। जुआन की बात को सुनकर फेंग ची काफी ज्यादा शौक होता है, जबकि फेंग जीकोंग भी, जो कि बगल में जुआन के था, काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए जुआन को देखता है। इसके बाद फेंग ची कहता है, सच में ये टूर्नामेंट काफी ज्यादा लग्जरियस है और इसमें काफी सारे यंग जनरेशन के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जो जीतता है उसे प्राइज भी मिलता है।
जो कि काफी बड़ा प्राइज होता है और यंग जनरेशन के लिए ये काफी बड़ा अट्रैक्शन है। और इसके बाद कुछ देर की चिट चैट के साथ जॉन तुरंत ही उस हॉल से बाहर निकल जाता है और इसके बाद जैसे ही जॉन उड़ने वाला था तो तुरंत ही मुड़कर कहता है, पैट्रियट फैन, ये मत भूलिएगा गया कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप अभी भी मेरे एहसानमंद हैं। और इसके बाद जॉन उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता, जो कि काफी शौक तरीके से जॉन को देख रहे थे। और जॉन का ग्रुप बाहर निकल जाता है। हालांकि जॉन का ग्रुप फैंग फैमिली के बाहर निकल रहा था, उसी टाइम पे फैंग जीकोंग भी जॉन के ग्रुप का पीछा करता है और वो इस टाइम पे काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि जॉन वास्तव में सेक्ट टूर्नामेंट के लिए बर्निंग फ्लेम वैली में जा रहा था। साथ ही वो जॉन के ग्रुप में लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देखता है, जिसका ऑरा काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लेकिन उसे पता था कि वो केवल एक नजर ही देख सकता था। तभी जॉन भी कहता है, हाँ आखिरकार बर्निंग फ्लेम वैली की है सेक्ट टूर्नामेंट एक्सट्रीम साउथ का सबसे बड़ा ओकेजन माना जा सकता है, तो मुझे भी इसे देखने जाना ही चाहिए। ये सुनकर फैंग जीकोंग तुरंत ही कहता, क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर जोयान बर्निंग फ्लेम वैली में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उसने देखा था कि जॉन का एट्रीब्यूट फायर थी और उसके पास हेवनली फ्लेम जैसी नेचुरल फ्लेम भी थी। और अगर जॉन एक बार बर्निंग फ्लेम वैली में शामिल हो जाता है तो उसकी काफी खातिरदारी की जाएगी और जॉन की पावर और ऑरा बहुत जल्दी ही बढ़ेगा। और उसने तुरंत ही यही सोचा था कि हो सकता है जॉन इसी रीजन से वहाँ जा रहा हो। तभी जॉन कहता, आपने ऐसा क्यों पूछा? हालांकि आप ऐसा कह सकते हैं। ये सुनकर फैंग जीकोंग तुरंत ही एक स्माइल के साथ कहता है, अगर ऐसा है तो मेरी फैंग फैमिली आपकी मदद कर सकती है। उसकी बात को सुनकर जॉन तुरंत ही रुक जाता है और उसकी तरफ देखता है तो फैंग जीकोंग तुरंत ही कहता है, मेरा फैंग क्लैन वास्तव में बर्निंग फ्लेम वैली का ही सबऑर्डिनेट है, यानी अधीनस्थ उनके अंदर ही काम करता है। उसकी बात को सुनकर जॉन तुरंत ही कहता है, ओह तो ये ऐसा है। और इसके बाद जॉन तुरंत ही समझ जाता है कि फैंग जीकोंग आखिरकार ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर जॉन एक बार बर्निंग फ्लेम वैली में शामिल हो जाएगा और उसकी नजदीकियां जोयान के साथ होंगी तो वो अपने क्लेन को भी बर्निंग फ्लेम वैली के करीब ला सकता था। हालांकि रास्ते में फैंग जीकोंग जोयान को बर्निंग फ्लेम वैली और अपने क्लेन के बारे में बताता है और फैंग जीकोंग के अकॉर्डिंग फैंग फैमिली 3 साल पहले बर्निंग फ्लेम वैली में शामिल हुई थी और इससे पहले फैंग फैमिली कभी भी किसी भी दूसरे क्लेन में शामिल नहीं हुई थी। और ये इसलिए था क्योंकि फैंग जीकोंग की बॉडी में पॉइजन आ गया था और फैंग ची हर किसी से हेल्प ले चुके थे, लेकिन उन्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला था। जिसके बाद फैंग ची साउथ रीजन के 3 पावरफुल हॉल के बारे में ही सोचते हैं और इसके बाद वो वैली मास्टर से हेल्प लेकर बर्निंग फ्लेम वैली में शामिल हो जाते हैं। हालांकि वैली मास्टर ने भी फैंग जीकोंग की बॉडी के पॉइजन को सॉल्व नहीं किया था, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 3 साल बाद वो इस पॉइजन को निकालने का कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। और अब जब डेडलाइन नजदीक आ रही थी तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि 1000 स्कॉर्पियन सेक्ट वास्तव में सामने आएगा। हालांकि जोयान अगर टाइम पर नहीं आया होता तो फैंग फैमिली पहले ही 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के अंदर शामिल हो गई होती। जोयान जब उसकी बातों को सुनता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि बर्निंग फ्लेम वैली के वैली मास्टर पहले ही सुपर एक्सपर्ट थे और उनकी कल्टीवेशन पहले ही ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुकी थी। जोयान को भरोसा नहीं था कि वास्तव में इस लेवल का वॉरियर भी फैंग जीकोंग की बॉडी से पॉइजन को दूर करने में कैपेबल नहीं था। हालांकि रास्ते तक इतनी बात करने के बाद फैंग जीकोंग जोयान के ग्रुप को घर के बाहर ही छोड़ देता है और दोनों ही लोग एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। जिसके बाद जोयान का ग्रुप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलने लगता है। साथ ही फैंग जीकोंग के अकॉर्डिंग फैंग फैमिली बर्निंग एसेंस वैली से ज्यादा दूर नहीं थी और जोयान के ग्रुप की स्पीड के साथ उन्हें कम से कम 2 दिनों के अंदर बर्निंग फ्लेम वैली में पहुंच जाना चाहिए था, जबकि सेक्ट टूर्नामेंट के स्टार्ट होने में अभी भी 5 दिन बाकी थे, जिसका मतलब था कि टाइम पूरी तरीके से पर्याप्त था। तभी जोयान कहता है, ऐसा लगता है कि हमें बर्निंग फ्लेम वैली से एक्स्ट्रा अलर्ट होना होगा। जोयान को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि फैंग फैमिली बर्निंग फ्लेम वैली की ही सबऑर्डिनेट होगी। साथ ही जोयान ने देखा था कि फैंग फैमिली का ही जो पावर है वो इतनी ज्यादा है कि वो जोयान अकेले उनसे ही नहीं निपट सकता। तो वास्तव में बर्निंग फ्लेम वैली तो उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। साथ ही जो बर्निंग फ्लेम वैली होती है वो एक्सट्रीम साउथ के स्कारलेट फ्लेम माउंटेन के ऊपर थी और स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज एक्सट्रीम साउथ की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज में से एक थी, जो कि पूरा ही डेजर्ट एरिया था और वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। यहाँ तक कि नॉर्मल मैजिकल बीस्ट भी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते थे। वहाँ केवल जो एक चीज थी वो थी एंडलेस रेड कलर के माउंटेन की एक माउंटेन रेंज। इस टाइम पे जहाँ तक नजर जा रही होती है आसमान में केवल जलता हुआ सूरज के अलावा जमीन में कुछ भी नहीं था। हालांकि बढ़ते बढ़ते जोयान का ये ग्रुप स्कारलेट माउंटेन रेंज के आउटर एरिया तक आ चुका होता है। तभी जोयान उसे देखकर कहता है, ये स्कारलेट माउंटेन रेंज है। साथ ही फैंग जीकोंग ने कहा था ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ इंसान रह सके। आखिरकार यहाँ का ऑरा काफी ज्यादा गर्म था और इस टाइम पे सभी लोग के कपड़े पूरी तरीके से पसीने से लथपथ हो चुके थे। लिटिल फेरी डॉक्टर की लंबी स्कर्ट उसकी पूरी बॉडी से चिपकी हुई थी और इस टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कोई भी वाइल्ड और एक्साइटेड हो सकता था। जोयान जब अपने पीछे मुड़ उन लोगों के ग्रुप को देखता है तो काफी ज्यादा एम्बेरस तरीके से रिएक्ट करता है। हालांकि टेम्परेचर बिल्कुल भी कम नहीं था, लेकिन जोयान के पास हेवनली फ्लेम थी, जिसके कारण अब जोयान इस तरीके के हाई टेम्परेचर को झेलने में कैपेबल हो चुका होता है। लेकिन वहाँ पे बाकी लोगों की बात थी तो ये उनके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था और वो काफी लॉन्ग टाइम से इसे झेलते हुए आ रहे थे और इस टाइम पे तो वो पानी के बिना मछली की तरह तड़प रहे थे। इसलिए जोयान तुरंत अपने स्टोरेज रिंग से नाखून के बराबर आइस के क्रिस्टल उनकी तरफ बढ़ा देता है और आइस के क्रिस्टल जैसे ही उनके पास आते हैं आसपास का टेम्परेचर
टेम्परेचर तुरंत ही काफी डाउन हो जाता है। ये देखकर लुओजिन हैरान होते हुए कहता है ये क्या है, ये वास्तव में इस जगह के टेम्परेचर को बदल सकता है। आप सभी लोग मुझे बताओ कि ये क्या चीज होगी जो जियान ने उन लोगों को दी है। कमेंट सेक्शन में आप लोग को कमेंट करना चाहिए वीडियो को रोक के। इस टाइम पे लुओजिन भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने काफी सारे नेचुरल ट्रेजर्स देखे थे, लेकिन उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि एक नाखून के बराबर का आइस का टुकड़ा वास्तव में हेवन को चैलेंज कर सकता है और इतने पावरफुल टेम्परेचर को चेंज कर सकता है। उनके फेस इंप्रेशन को देखकर जोयान स्माइल करता है और उनको बताने ही वाला था कि उसके पास ये चीज क्या है। हालांकि तभी जोयान को कुछ फील होता है, जिससे जोयान की पूरी बॉडी में ठंडक फैल जाती है और इसके बाद एक डायरेक्शन की तरफ देखता है तो जोयान देख सकता था कि एक रेड आंख है, उसी को ही देख रही होती है और उससे किलिंग इंटेंट ऑरा कंटिन्यू रिलीज हो रहा होता है। उसके किलिंग इंटेंट ऑरा को देखकर जोयान की पूरी ही आत्मा कांपने लगती है, यहाँ तक कि जोयान की सांसें रुक गई होती है। हालांकि अभी दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई थी, लेकिन जोयान ने फील कर लिया था कि सामने वाला बंदा जोयान के लिए ही यहाँ पर आया है। और इसके बाद जोयान के पीछे लुओजिन और बाकी सभी लोग भी उस डेजर्ट माउंटेन के ऊपर उस बंदे को देखते हैं जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसके कारण उसका चेहरा देखना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। केवल उसकी 2 लाल आंखें ही देखी जा सकती थी। हालांकि जोयान के अगेंस्ट लुओजिन और बाकी लोगों को मारने का उस पर्सन के दिल में कोई भी इरादा नहीं होता, जिसका मतलब कोई भी समझ सकता था कि इसका टारगेट केवल जोयान था। इस टाइम पे जोयान कहता है आखिरकार क्या हो रहा है, ये पर्सन अचानक से कैसे आ गया, क्योंकि जोयान 15 मिनट पहले स्कारलेट माउंटेन रेंज में पहुंचा था, लेकिन ना तो किसी को उसने आते देखा, ना किसी को जाते देखा, ना ही किसी की पावर को फील किया, ना ही किसी के ऑरे को। फिर भी ये व्यक्ति अचानक से उसके सामने अपेयर हुआ था। ये देखकर जोयान का चेहरा पीला पड़ जाता है। हालांकि तभी लुओजिन अचानक से जोयान के सामने आते हुए उस पर्सन की तरफ देखता और कहता क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो। उसी टाइम पे भाई हुआ भी आगे आकर जोयान की बॉडी को कवर कर लेता है। तभी वो ब्लैक फिगर कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अकेले उसे ही मारने आया हूँ। उसकी बात को सुनकर तो लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी सभी लोग भी जोयान को तुरंत ही कवर कर लेते हैं। तभी जोयान भी कहता है तुम सब हट जाओ, और इस टाइम पे वो अपनी कांपती हुई आत्मा को धीरे धीरे कंट्रोल करता है और इसके बाद जोयान की पूरी बॉडी में उसकी हेवनली फ्लेम फैलने लगती है और जोयान की बॉडी को कवर कर लेती है, जिससे जोयान के दिल का डर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इस टाइम पे जोयान के हेवनली फ्लेम के साथ अपेयर होने के साथ उसका ऑरा जो कि उसने अभी चारों तरफ स्प्रेड कर रखा था धीरे धीरे सप्रेस होने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि वास्तव में एक रिटेंडेंस लेवल का बंदा उसके ऑरे को सप्रेस कर रहा है और उसके पास वास्तव में एक हेवनली फ्लेम भी थी। हालांकि वो तुरंत ही अपनी रेड नजरों से जोयान को देखता है और आसमान में अचानक ही एनर्जी स्पाइक्स क्रिएट होते हैं जो कि जोयान की तरफ शूट हो जाते हैं और वो स्पाइक्स अचानक ही जोयान की बॉडी के सामने आकर ब्लास्ट हो जाते हैं और जोयान के ऊपर काफी प्रेशर टूटने लगता है। अपने ऊपर आ रहे इस प्रेशर को देखकर जोयान सामने वाली ब्लैक फिगर को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और इस प्रेशर से डील करने लगता है। और इस प्रेशर से निपटने के बाद जोयान अपने सामने के बंदे को देखता है। हालांकि इस टाइम पे वो बंदा भी स्पाइक को भेजने के बाद जोयान को छोड़कर जाने ही वाला था, लेकिन तुरंत ही रुक जाता है क्योंकि उसने उन स्पाइक्स को जोयान की बॉडी के अंदर घुसने की आवाज को नहीं सुना था, जिसके कारण वो सरप्राइज होता है और उसके बाद घूमकर जोयान की तरफ देखता है तो वो देख सकता था कि जोयान जिस जगह पर था उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं है। और इस टाइम पे उन स्पाइक्स के ब्लास्ट ने जोयान के पहाड़ के एक गड्ढे तक उड़ाकर फेंक दिया था। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जोयान उसके इतने पावरफुल अटैक को अपनी पावर के साथ भी रोक सकता है या कि डॉज कर सकता है। हालांकि वो जोयान को देखने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी अचानक आवाज आती है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर और इसके बाद जोयान के ह्यूमन फिगर के सामने एक ग्रेड वे अपेयर होता है, जिसके बाद जोयान के हैवी जोयान रूलर का वो अटैक ब्लैक फिगर की तरफ बढ़ने लगता है और पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा चौंक जाता है। हालांकि वो अपनी एक ही उंगली से जोयान के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये ऐसा था मानो उसे जोयान के अटैक से बिल्कुल भी डर ना हो और उसकी उंगली से ही वो हेवन और अर्थ की एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहा हो। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है क्या। हालांकि जोयान कुछ कर पाता कि तभी वो ब्लैक फिगर तुरंत ही जोयान के पास आ जाती है और अपना हाथ बढ़ाकर जोयान के सिर को पकड़ लेती है। उसके अटैक को देखते ही जोयान अपनी डुइकी शील्ड को एक्टिवेट करने वाला होता है और धीरे धीरे कंडेंस करता है, लेकिन तभी कुछ दिनों पहले वाला सीन अचानक ही जोयान की बॉडी में एक बार फिर से होता है और अजीब सा एनर्जी फ्लक्चुएशन जोयान की बॉडी से रिलीज होता है, जिसके कारण वो ब्लैक फिगर वाला पर्सन भी अचानक से चौंक जाता है। जिसके बाद जोयान के बगल से एक एल्यूजनरी ह्यूमन फिगर अपेयर होती है, जिसने उस ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन के पाम अटैक पर अपनी एक एल्यूजनरी उंगली को बढ़ाई हुई होती है, जिससे उस उंगली से काफी पावरफुल फोर्स जनरेट होता है और वो ब्लैक फिगर उड़ता हुआ काफी दूर तक जाता है। और इसके बाद वो उस ह्यूमन फिगर को देखता है जो कि अभी अभी अपेयर हुई थी, तो उसकी एल्यूजनरी फिगर बिल्कुल ओरिजिनल जैसे लग रही होती है और इस टाइम पे इसका ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल था और विशेष रूप से जोयान से ज्यादा इन्हें कोई भी नहीं जानता होगा, क्योंकि जो ह्यूमन फिगर अभी अभी अपेयर हुई थी वो एंसेस्टर जो जुआन थे, जो कि लंबे समय से सो रहे होते हैं। इस अचानक की चेंज को देखकर वो मिस्टीरियस ब्लैक पर्सन काफी ज्यादा डर जाता
जाता है और उसके फेस के इंप्रेशन भी काफी ज्यादा सैड होते हैं। साथ ही यही फेस इंप्रेशन लुओ जिन और बाकी सबके भी थे, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते वो क्या है, ऐसा लगता है कि वो एक आत्मा है, लेकिन वो जो यान की बॉडी के अंदर क्यों होनी चाहिए, एक स्पिरिचुअल बॉडी में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। इस टाइम पे हर कोई काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उन्होंने देखा था जियो जुआन ने अपने एक ही पंच से, सॉरी एक ही फिंगर से उस मिस्टीरियस ब्लैक पर्सन को उड़ाते हुए भेजा था, जबकि सामने वाले ने रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, तब भी वो उनके अटैक को रोक नहीं पाया था। तभी लुओ जिन और झोउ ताई तुरंत ही कहते हैं मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जुआन वास्तव में ऐसे एक्सपर्ट को भी जानता होगा। जिस तरीके से ये दोनों लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इन दोनों की पावर ओरिजिन किंग लेवल पर होनी चाहिए। हालांकि उन्हें पता था कि ये दोनों ओरिजिन किंग लेवल के एक्सपर्ट है, लेकिन जियो यान के बगल से जो इल्यूजनरी फिगर अपेयर हुई थी वो जियो यान के सपोर्ट में थी, इसीलिए उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तभी लुओ जिन कहता है ये वर्ल्डिंग एसेंस वैली से ज्यादा दूर नहीं है, और अगर दो ओरिजिन किंग लेवल के एक्सपर्ट यहाँ पे फाइट करते हैं तो ये उनके ध्यान को भी अट्रैक्ट जरूर करेगी, जिसके बाद इस ब्लैक पर्सन से निपटना मुश्किल नहीं होगा। साथ ही लुओ जिन को समझ में आ गया था कि एक्सट्रीम साउथ के अंदर जो एक्सपर्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और उनके सामने तो ओरिजिन रिटर्निंग लेवल के और रिटर्नेंस लेवल के बंदे कुछ भी नहीं है। हालांकि तभी वो मिस्टीरियस ब्लैक पर्सन तुरंत ही कहता है ओरिजिन किंग, और इसके बाद जियो जुआन की तरफ देखता है। इस टाइम पे उसका राइट हैंड काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। हालांकि उसे पता था कि पहला अटैक सडनली हो गया था, लेकिन ये पहले ही काफी था दोनों की पावर को साफ करने के लिए। इस टाइम पे एंसेस्टर जियो जुआन की पावर 5 स्टार ओरिजिन किंग लेवल पर होती है, जो कि सामने वाले से काफी ज्यादा पावरफुल थी। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि जियो जुआन के पास अभी भी फिजिकल बॉडी नहीं थी, और अगर एक बार उन्हें एक बॉडी रिफाइन करके दे दी जाती है तो उनकी पावर एक बार काफी ज्यादा बढ़ेगी, और हो सकता है कि वो पावर और भी ज्यादा बीस्ट लेवल की हो। हालांकि तभी जियो जुआन उस ब्लैक मिस्टीरियस पर्सन को इग्नोर करते हुए जियो यान की तरफ देखते हैं और कहते हैं छोटे साथी क्या तुम ठीक हो, और इसके बाद वो स्माइल करते हैं। तभी जियो कहता है पूर्वज एंसेस्टर आप ठीक हो गए। ये सुनकर जियो जुआन तुरंत स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ, न केवल मैं ठीक हो गया हूँ बल्कि इस बार तो मेरी पावर भी काफी बढ़ गई है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बार फिर से सी ट्राइब में जाकर उनसे और भी ज्यादा ट्रेजर ले लो, मुझे लगता है कि उनके पास बहुत सारे ट्रेजर हैं। और इसके बाद वो स्माइल करते हैं ये देखकर कि जुआन अभी भी ठीक था। हालांकि उनके चिढ़ाने के लहजे को सुनकर जुआन दंग रह जाता है। आखिरकार जियो जुआन को वापस से रिवाइव करने के लिए एल्डर हाई जोंगतियान ने पहले ही दोनों सी ट्राइब के काफी सारे ट्रेजर निकाल कर दे दिए थे उनकी सोल को रिवाइव करने के लिए, और ये ट्रेजर में से कुछ ट्रेजर तो ऐसे थे जिसका दुख सी ट्राइब को अभी भी होगा। जुआन के ऐसे फेस इंप्रेशन को देखकर जियो जुआन तुरंत ही कहते हैं हाँ ठीक है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, चलो बकवास बंद करते हैं, पहले सुन लेते हैं कि आखिरकार इसे क्या कहना है। और इसके बाद तुरंत ही स्माइल करते हुए जुआन की तरफ से नजरें हटाकर सामने देखते हैं। तो चलो गाइस, अब ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, और जो जुआन और उस बंदे की फाइट को हम नेक्स्ट एपिसोड पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा, और पसंद आना भी चाहिए। तो पसंद आया था तो लाइक कर दो, अभी क्या भी लाइक करो, कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ तक आए हुए तो ऑब्वियसली नोबल पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय 3N फैमिली।